Okay, you are heading superposition of waves. ठीक है, एक बात को समझते हैं अभी यार, +1 में थोड़ा सा आपने इसको पढ़ा था, लेकिन मुझे रिकॉल कराना पड़ेगा एक बार। जब भी वेव्स आपस में टकराती है, जैसे कभी तुम नोटिस करना, रस्सी से मतलब एक एंड से वेव ऐसे जा रही है और सामने से भी अगर वेव ऐसे आएगी तो कुछ ऐसा होता है कि इनका मोशन आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एकदम फ्लैट हो जाएगी ये रस्सी। कुछ ऐसा मतलब आप फील करने की कोशिश करो, यहां से आपने वेव क्रिएट करी, दूसरे एंड से वेव क्रिएट करी, जैसे ही ये आपस में टकराएगी या तो इनका मोशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या एक हायर एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। या तुम इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा हम एनालिटिकली समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई एक वेव कुछ इस तरह से है बेटा, और ये एक वेव का एम्पलीट्यूड है A1, ये सामने की तरफ डायरेक्शन है ऐसे, ये विद द टाइम, करंट ना समझना, इसको वेव समझना। एक अगर ये वेव किसी ऐसी वेव से टकरा जाए जो बिल्कुल अपोजिट फेज में चल रही है, कुछ ऐसे, जब ये वेव्स आपस में टकराएगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मान लो ये -A2। जब ये वेव्स आपस में टकराएगी तो जो इनकी रिजल्ट से वेव मिलती है आपको, वो कुछ ऐसी वेव मिलती है। अगर इनका एम्पलीट्यूड बिल्कुल बराबर है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये 10 -10 खत्म। अगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, मान लो कि ये वाला एम्पलीट्यूड है 10 और ये वाला एम्पलीट्यूड है -12, तो आपको मिलेगा ऐसा वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, -2 और +2। अगर ये वेव ऐसे ना सुपर इंपोज या कोलैप्स होकर कुछ ऐसे सुपर इंपोज होती सेम फेज में, कुछ ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड क्या था 12, पहले -12 था, इसको +12 लूंगा, ये क्या होगा 10, तो इनका जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा। और ये कितना होगा तब 10 + 12 22। तो ये मैंने आपको दो सिनेरियो बताए कि वेव्स आपस में सुपर इंपोज टकरा कैसे सकती है, ओवरलैप कैसे हो सकती है। या तो वो ओवरलैप हो सकती है ऐसे सेम फेज में, इसको बोलते हैं कि दे आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब दोनों के दोनों क्या, ऊपर की तरफ 0 डिग्री का एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ। या वो अपोजिट फेज में, मतलब ये वेव ऊपर और ये वेव नीचे ऐसे, इसको बोलते हैं दे आर स्ट्राइकिंग इन अपोजिट फेज। तो अपने को ना यहां पर ये चीज समझनी है कि सुपरपोजिशन का मतलब कैसे, पूरा एक्सप्रेशन कराऊंगा आपको, तो एक बार टर्म लिखो जरा, व्हाट इज सुपरपोजिशन, फिर इसको दोबारा से लेकर चलते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब ये है, व्हेन 2 or more waves traveling through a medium, when 2 or more waves traveling through a medium superimpose each other या fall on each other, a new wave is formed. In which resultant displacement of particle at any instant is vector sum of displacements due to individual waves। बताता हूं इसको, देखो एक ही वेव के अंदर दिखाता हूं। दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2। अगर
दिस इज y1 एंड दिस इज y2, कुछ ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि दो वेव्स आपस में कुछ ऐसे टकराई, अलग अलग वेव्स ना बनाकर एक ही वेव में दिखा रहा हूं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे। मैं बोलूंगा जो ये है ना, ये y वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों का वेक्टर सम होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। मतलब वेव 1 ये रही, वेव 2 ये रही, इनके क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरा, जो रिजल्टेंट वेव मिली वो कुछ क्या बड़े वाली मिली। ये वही पहले वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये कुछ ऐसे है कि भाई एक वेव तो ये रही जिसका डिस्प्लेसमेंट मैंने y1 ले रखा है, y1 मतलब प्लस y1 माइनस y1। अगर इस पर कोई वेव गिरती है और वो ऐसी है कुछ y2 और y2, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। मैंने ये बताने की कोशिश करी है, एक ही के अंदर दिखा गया। डॉटेड क्या है? वो वेव्स जो आपस में टकरा रही है। डार्क लाइन क्या है? वो वेव जो बन रही है। सो दिस इज रिजल्टेंट वेव। तो यही तो बोल रहा हूं कि दो वेव्स जो दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेगी, सुपर इंपोज करने से अगर मुझे नई वेव का डिस्प्लेसमेंट देखना है पार्टिकल का, तो वो क्या होगा? दोनों वेव्स का वेक्टर सम होगा एम्पलीट्यूड का। सेम वे में अगर दूसरा सिनेरियो देखूं मैं, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर जाए, पहली वेव बना दी है, दूसरी वेव बना दी है, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, अब ये यहां पर क्या है? मान लो ये y1 है, ये नीचे की तरफ क्या है? y2 है। तो ऑब्वियसली y1 y2 से ज्यादा है, तो इफेक्ट क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो है ना, ये y है, और y अगेन क्या होगा? इनका वेक्टर सम होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ये मैंने वेक्टर सम लिखा है, अगर देखूंगा तो y1 माइनस y2 निकलेगा, क्योंकि वेक्टर सम में हम प्लस ही लगाते हैं बीच में। ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो फेज है वो 180 डिग्री का है। अल्टीमेटली इसको लिखा क्या जाएगा? y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसको बना लो साथ साथ ही आप। ठीक है, सुपर इंपोजिशन का मतलब ये कि वेव पे वेव किस तरह से फॉल कर रही है, क्रस्ट पे क्रस्ट गिर रहा है या क्रस्ट पे ट्रफ गिर रहा है। यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं कुछ बातें। इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर, क्रेस्ट का मतलब होता है ये पीक वैल्यूज। इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर, कंस्ट्रक्टिव वेव इज फॉर्म्ड। जो वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव वेव होगी, मतलब बन रही है वेव, वो बड़ी हो रही है। अगर क्रस्ट क्रस्ट पे गिरेगा और ट्रफ ट्रफ पर गिरेगा। सेकंड बात, इफ क्रस्ट ऑफ one wave falls on trough of another, and vice versa, destructive wave is formed। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इस केस में क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वेक्टर सम नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं सीधा मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं कि क्रस्ट क्रस्ट पर गिरेगा तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, क्रस्ट ट्रफ पर गिरे तो एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाता है। ये बातें +1 में वेव्स में भी पढ़ाई गई थी, और दोबारा बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ना एक छोटे सा फिनोमिना समझेंगे वेव ऑप्टिक्स का। देखो यहां पर ना मैंने क्या, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। मैंने यहां पर क्या किया, एक लाइट का सोर्स लिया,
जिससे चारों डायरेक्शन में वेव्स फैल रही है अकॉर्डिंग टू हाइजन, वेव फ्रंट्स के फॉर्म में। लो जी, ऐसे फैल रही है लाइट। ठीक है, ये डायग्राम को बड़ा केयरफुली बनाना, बड़ा मजेदार डायग्राम बनेगा ये। इसके सामने ने एक हमने ऑब्स्टेकल रख दिया, दीवार रख दी कोई। अब मुझे ना यहां पर तो मैंने एक वॉल रख दी, दिस इज अ वॉल, और यू कैन से एनी ऑब्स्टेकल। सामने की तरफ स्क्रीन है। मुझे ऐसा चाहिए कि सामने स्क्रीन पर दो वेव्स आपस में टकरा कर जाकर कुछ बनाए। मैंने यहां पर एक बिल्कुल टाइनी होल पैदा कर दिया, बिल्कुल टाइनी। ये होल होता है कुछ मिलीमीटर से भी छोटा, माइक्रोमीटर से में होता है, 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का, बिल्कुल टाइनी होल। और एक टाइनी होल यहां पर कर दिया। इससे अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि दो बल्ब जल रहे हैं यहां पर एक बहुत ब्राइट सोर्स है, सामने से उसको लगेगा कि एक बल्ब यहां पर जल रहा है और एक बल्ब यहां पर जल रहा है। क्योंकि यहां से जब वेव्स निकलेगी, यहां से देखो लाइट फैल के निकलेगी ना ऐसे, तो कुछ ऐसे निकलेगी यहां से सामने की तरफ। यहां से देखो एक लाइट ऐसे निकलेगी। ऐसे सोचो कि मान लो ये दीवार है, दीवार के बैक साइड पर बहुत ज्यादा ब्राइट सोर्स है। मैंने यहां पर बल्ब ना लगाकर मैंने एक छोटा सा होल कर दिया ऊपर, एक छोटा सा होल कर दिया नीचे। दूर से देखने पे लगेगा कि दो बल्ब जल रहे हैं। इस बात को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि बहुत ब्राइट सोर्सेस दीवार के पीछे है, दीवार बिल्कुल डार्क है, यहां पर एक छोटा सा होल कर दिया और नीचे एक छोटा सा होल कर दिया। मुझे लगेगा कि दो लेजर लाइट्स या दो बल्ब जल रहे हैं छोटे छोटे। तो मैं यहां पर क्या दिखा रहा हूं कि एक सोर्स ये रहा S1 और एक सोर्स ये रहा। मैंने एक सिंगल सोर्स से दो लाइट सोर्स पैदा कर दिए, दो छेद करके यहां पर। इन छेद को मैं बोलता हूं स्लिट्स। इसको मैं होल नहीं बोलूंगा, वेव ऑप्टिक्स में इनको बोलते हैं स्लिट्स। होल का मतलब होता है कि आपने क्या एक बहुत मतलब बड़े डायमीटर का 2-3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बना दिया, नहीं, ये बहुत टाइनी स्लिट्स होती है, बहुत बारीक स्लिट। इसको बारीक बनाने का रीजन क्या है वो भी बताऊंगा आपको। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यहां से ना वेव्स निकल रही होगी, बहुत सारी वेव्स। कैसे निकल रही होगी? ऐसे। जो मैं डार्क लाइन बना रहा हूं इसका मतलब है कि क्रेस्ट। इसको मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूं, इसको मैं सुपर इम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा। ये जो डार्क लाइन है इसको मैंने बनाया क्रेस्ट, इस डॉटेड लाइन को बोल रहा हूं मैं ये ट्रफ है। उसके बाद ये बनाया मैंने दोबारा से क्रेस्ट, इस डॉटेड लाइन को बना रहा हूं तो बोल रहा हूं ये ट्रफ है। इसको बना रहा हूं मैं यहां पर क्रेस्ट, ये डॉटेड लाइन का मतलब है ट्रफ। मतलब वेव चल रही है ऐसे, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे कर रहा हूं। क्रेस्ट का मतलब है डार्क लाइन और इस ट्रफ का मतलब है डॉटेड लाइन। अगेन क्रेस्ट, डॉटेड लाइन, अगेन क्रेस्ट और डॉटेड लाइन। जैसे यहां से मैंने वेव्स निकाली, सेम वे में इस स्लिट से भी लाइट निकलेगी। तो सबसे पहले क्रेस्ट, फिर डॉटेड लाइन, फिर क्रेस्ट, फिर डॉटेड लाइन, फिर क्रेस्ट, डॉटेड लाइन। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है यहां पर इस डायग्राम में कि शायद क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिर रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप हो रहे हैं कहीं? वही चीज अभी समझाने लगा हूं मैं, देखते रहो सभी। बड़ा ही मजेदार डायग्राम है ये। ऐसा लग रहा होगा कि मैं रंगोली बना रहा हूं यहां पर, बट ये डायग्राम सिलेबस में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या बन गया ये? हाईवे टाइप बन गया। ऐसा लग रहा है रोड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ना। चलो अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनो जरा। दो लाइट सोर्स मैंने बनाए थे यहां पर, एक ही सोर्स से पैदा करके। ये मां है और ये इसके दो बच्चे हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा बनाया। एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक होता है कोहेरेंट लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि लाइट की सिंगल वेवलेंथ हो। सिंगल वेवलेंथ मतलब कि वो बस व्हाइट लाइट ना हो, या तो वो ब्लू हो या ग्रीन हो या येलो हो या ऑरेंज हो, मतलब उसके अंदर एक ही कलर हो। व्हाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक क्योंकि उसके अंदर 7 वेवलेंथ है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम पहले से सुनते आए थे, मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल वेवलेंथ लाइट। कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक बल्ब ले रहा हूं B1 और दूसरा बल्ब ले रहा हूं B2, ये दोनों कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते, बेशक ये रेड कलर के भी क्यों ना हो। कोहेरेंट का मतलब दो लाइट सोर्स कोहेरेंट तभी हो सकते हैं जब उनका
फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उनका फेज, उनका पाथ डिफरेंस सेम हो, और वो कभी पैदा हो नहीं सकते ऐसे, क्योंकि अगर मान लो सामने स्क्रीन रखूंगा तो ये वेव जाएगी इस फ्रीक्वेंसी से, अगर ये यहां से देखूंगा तो ये डेफिनेटली अगर इस फ्रीक्वेंसी से चली भी जाएगी, लेकिन एक पाथ डिफरेंस पैदा हो जाएगा जो कि टाइम के साथ चेंज होगा। कहने का मतलब कोहेरेंट सोर्स अगर आपको ऑब्टेन करना है, उसका एक ही तरीका है, आप सिंगल लाइट सोर्स से कोहेरेंट सोर्स बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक और अपने जैसा इंसान पैदा करना है, तो उसका डीएनए आरएनए तभी सेम हो सकता है जब वो मुझ में से प्रकट हो, किसी और से मैं कभी भी अपने जैसा इंसान नहीं बना सकता। लाइट सोर्स को कोहेरेंट बनाना है, मतलब जो हम पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे या इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, मैं कोहेरेंट सोर्सेज की बात करूंगा कि उनका एम्पलीट्यूड, मतलब उनके बीच में फेज हमेशा जीरो रहे। अगर ये यहां पर देखो, अगर फेज जीरो होगा ना तभी पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि या तो फेज जीरो होगा तभी पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि या तो वो ऐसे टकराए या वो ऐसे टकराए। अदरवाइज अगर मान लो एक वेव ऐसे है और दूसरी वेव क्या ऐसे आके टकरा रही है, तो यहां पर आपको एंगल्स कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि या तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरे या ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरे, इसलिए मैं वेव्स कैसी लूंगा कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसी हो। एक जैसी वेव बनाने के चक्कर में मैंने क्या किया, यहां पर एक मेन सोर्स लिया लाइट का, और उस मेन सोर्स को ही दो डिवाइड कर दिया, स्लिट्स बना दी। अब सामने अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे पता है कि जो ये वाली वेव है और जो ये वाली वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इनकी इंटेंसिटी भी सेम है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस भी बिल्कुल सेम रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये वाइब्रेट करेगी बिल्कुल ऐसे ये वाइब्रेट करेगी। अब ऐसा करने से अपने को मिल क्या रहा है, यहां पर पहले ये देख लेते हैं हम। देख यहां पर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिर रहा है, देख एक डॉटेड लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, इसकी वजह से सामने की तरफ एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, बिल्कुल एक चमकदार स्पॉट मिलेगा। इसको देख जरा, यहां पर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा है, डॉटेड के ऊपर एक डार्क लाइन आ रही है, इसकी वजह से सामने की तरफ एक डार्क रीजन मिलेगा, मतलब वो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक ही रहेगी, डार्क रहेगी। यहां पर एक और क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा है, इसकी वजह से यहां पर दोबारा से क्या मिल जाएगा, एक डार्क स्पॉट। यहां पर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिर रहा है, इसकी वजह से सामने क्या मिलेगा, यहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। इस तरह से यहां पर इनफाइनाइट क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, इनफाइनाइट क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहे हैं। अब यहां पर इस फिनोमिना को बोलते हैं कि लाइट का इंटरफेरेंस है, कि लाइट आपस में सुपर इंपोज करके सामने स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स बना रही है। यानी कि या तो लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ब्राइट है या बिल्कुल डार्क है, या तो बिल्कुल क्या हो रहा है, इस ब्राइट स्पॉट मिलने का मतलब क्या, या तो y1 प्लस y2 हो रहा है या फिर y1 माइनस y2 हो रहा है। दिस फिनोमिना इज बेसिकली कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, की लाइट के दो सोर्स की जो वेव्स है आपस में कोलैप्स हो रही है और अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट बना रही है। अगर इन सोर्सेज को मैं कोहेरेंट ना लूं तो क्या हो सकता है, ये वाला परफेक्टली ब्राइट नहीं होगा और ये वाला परफेक्टली डार्क नहीं होगा, क्योंकि उनमें फेज डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, और फेज डिफरेंस अलग हो गया तो आपको कभी भी ये सिचुएशन नहीं मिल सकती कि y1 प्लस y2 और y1 माइनस y2। तो वो हो सकता है 60 डिग्री पर आपस में टकरा जाए, कई जगह 30 डिग्री पर टकरा रहे हो, कई जगह 40 डिग्री पर टकरा रहे हो, तब आपको क्या फिर वही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से सोल्व करना पड़ेगा उसको। तो मैं चाहता हूं कि लाइट जब स्लिट से निकले आपस में सुपर इंपोज हो तो सामने स्क्रीन पर मुझे दो ही चीजें मिले, या तो ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इस पर हमने क्या पूरा अभी थ्योरेटिकल एनालिसिस करना, 2 लेक्चर चलेंगे इसके ऊपर। एक बार इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मीनिंग लिखो जरा थ्योरेटिकली, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या है। इट इज फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, it is phenomena of redistribution, it is phenomena of redistribution of light energy, it is phenomena of redistribution of light energy due to superimposition, due to superimposition, due to superimposition of light waves coming from 2 coherent sources. It is phenomena of redistribution of light energy. It is phenomena of redistribution of light energy due to superimposition of light waves coming from 2 coherent sources.
एक की पॉइंट बनाओ, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। की पॉइंट बनाओ इसमें एक, इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज मैं प्रूफ भी करूंगा एंड में। साथ में डेफिनेशन लिखो, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या, पहली बात तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, स्पेलिंग सही कर लो, हाँ यही है, COHERENT, कोहेरेंट सोर्सेज। टू सोर्सेज ऑफ लाइट सेड टू बी कोहेरेंट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट सेड टू बी कोहेरेंट इफ, two sources of light said to be coherent if they emit light waves, if they emit light waves of same wavelength, frequency and have same phase difference, and have same फेज डिफरेंस। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है, तो दो लाइट सोर्स कोहेरेंट तभी हो सकता है जब उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और उनका फेज भी सेम हो या फेज डिफरेंस भी सेम रहे, चेंज ना हो। कंडीशंस लिखो कैसे मिलते हैं, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज। किस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया जा सकता है। sources of light should be sources of light should be obtained from single source. Sources of light should be obtained from single source. By creating slits, इसका एक तरीका और भी है, सेकंड पॉइंट लिखो जरा। इसका एक तरीका ये भी है कि आप कुछ ऐसा करो, एक मिरर लगा दो यहां पर एक लाइट सोर्स लगाओ, इस लाइट सोर्स से वेव्स हर डायरेक्शन में निकल रही है ऐसे, लेकिन इस लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन जब इस मिरर पे पड़ेगा तो वो भी क्या ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, देखो ठीक है। अरे मैं मिरर का यूज करके भी कोहेरेंट सोर्स पैदा कर सकता हूं, लेकिन ये अगर मैं सेटअप यहां पर बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मिरर्स लगाने पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन समझना पड़ेगा। कि आप एक सोर्स को देखो, मुझे अपने जैसा बंदा पैदा करना है, कैसे कर सकता हूं, हाँ वर्चुअली पैदा कर सकता हूं, मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, आई एम हियर एंड आई एम आल्सो देयर, समझ रहे हो। तो लेकिन हाँ यहां पर क्या होगा, अगर मैं लाइट सोर्स ऐसे रख दूं और एक प्लेन मिरर सामने एक एंगल पे रख दूं कि इससे जो वेव्स निकल रही है इस डायरेक्शन में और इसकी इमेज जो यहां पर बन रही है, इससे जो वेव्स निकलेगी लाइट टकरा कर निकलेगी, वो आपस में सुपर इंपोज होने लग जाए, तभी बोलूंगा कि कोहेरेंट सोर्सेज है। तो अल्टीमेटली इस कहानी का मोरल ये है कि कभी भी दो अलग अलग बल्ब, चाहे वो सेम लाइट के भी क्यों ना, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उन बल्ब्स के बीच में एक पाथ डिफरेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। एक ही लाइट सोर्स से हम दो कोहेरेंट सोर्सेज पैदा करेंगे हमेशा। आगे लिखो जरा, कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम को आधे पेज पे कम से कम बनाओ और इस डायग्राम से रिलेटेड मैं कई सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। बनाओ जल्दी इसको, 5 मिनट का टाइम दे, ठीक है। अब ना यहां पर इंटरफेरेंस तो हमने समझ लिया। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, ये जो फिनोमिना है इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, कि लाइट अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट यहां पर कंप्लीटली एक ब्राइट सोर्स थी, लेकिन लाइट ने अपने आप को बिल्कुल डार्क और उतना ही ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। चलो अब इंटरफेरेंस की दो कैटेगरी है,
या तो इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव या होगा डिस्ट्रक्टिव। तो हेडिंग दो जरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी डायग्राम में आप चाहो तो मेंशन कर लेना, जब भी आपको यह चीज देखने को मिले, यानी कि क्रेस्ट फॉलिंग ऑन ट्रफ, या फिर इसका वाइस वर्सा, ट्रफ फॉलिंग ऑन क्रेस्ट, या इसको लिख ही लो अगर टेक्निकली लिखना है। When light waves superimpose, when light waves superimpose such that crust falls on crust, trough on trough, when light waves superimpose such that crust falls on crust, trough falls on trough, intensity of light becomes maximum. Intensity of light becomes maximum, which is called constructive interference. Constructive interference. ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में इसका बिल्कुल अपोजिट लिख दो। When light waves superimpose each other such that trough falls on crust, crust fall on trough, and intensity become minimum, interference will be destructive। तो इसका बिल्कुल वाइस वर्सा लिख दो डिस्ट्रक्टिव में, जैसा कंस्ट्रक्टिव में लिखा है वैसे इसका बिल्कुल अपोजिट लिख दो डिस्ट्रक्टिव में। चलो कुछ और टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम थी तो इसमें मिनिमम होगी। अब ना देखो, ऐसा होने से सामने आपको ऐसे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऐसे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। इन स्पॉट्स को नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। इनको नाम दिया गया फ्रिंजेस, स्पॉट्स नहीं फ्रिंजेस बोलेंगे इनको। तो लिख लो जरा, फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? लिखो फ्रिंज विड्थ। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज विड्थ? distance between two successive bright spots के ब्रैकेट में फ्रिंजेस लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स इज फ्रिंज विड्थ। इसको डिनोट करेंगे हम बीटा से। इट इज डिनोटेड बाय बीटा। ये सभी चीजें भी मैथमेटिकली प्रूव करनी है हमने, 2 दिन लगेंगे मैथमेटिकली प्रूव करने में। बहुत सारी एक्सप्रेशन है इसके अंदर। अभी 10 फिनोमिना समझा रहा हूं कि फिनोमिना क्या है। अब एक बात समझो जरा, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रिंज विड्थ का मतलब है इनकी चौड़ाई कितनी है। अब चौड़ाई अगर पता करना है, या तो 2 डार्क स्पॉट के बीच का डिस्टेंस देख लो, आपको पता लग जाएगी कितनी चौड़ाई है, या फिर 2 ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस देख लो, है ना, क्योंकि इन सबका साइज सेम होगा। की पॉइंट पे बनाओ, फ्रिंजेस आर ऑफ सेम साइज। सेम साइज की फ्रिंजेस होगी, 2-2 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर, एक जैसा साइज होगा सबका। क्योंकि आपने कोई ना पाथ डिफरेंस लिया, ना कोई इसमें अपने वेवलेंथ भी अलग अलग नहीं ली, एक जैसे साइज की फ्रिंजेस होगी, 2-2 सेंटीमीटर का गैप मिलेगा हर जगह।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा। या तो दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस देख लो या दो डार्क स्पॉट्स के बीच का डिस्टेंस देख लो। दिस इज बेसिकली फ्रिंज विड्थ। ओके, अब हम आगे करेंगे। इसमें लिखो हेडिंग दो जरा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस। ये तो हमने अभी थियोरेटिकली समझा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे अभी इसको। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटरफेरेंस। स्टेप 1, हेडिंग दो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटरफेरेंस। स्टेप 1 है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालते हैं। मैं इसको अब समझा रहा हूं, उसको बंद कर रही है, रब कर रहा हूं यहां से। देखो हमने ये पढ़ा है कि यार जो हम वेव्स लेंगे ना उनमें पाथ डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। तो मैं बोल रहा हूं लेट फर्स्ट वेव, पहली वेव की इक्वेशन हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। दिस इज वेव इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी। सेकेंड वेव ले लेता हूं मैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और मैं बोल रहा हूं यहां पर जो फाई है वो फेज डिफरेंस है जो कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम में। फेज डिफरेंस विच रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगर जनरली दो वेव सुपर इंपोज होगी तो क्या इक्वेशन बनेगी, बाद में हम कंडीशन लगा देंगे कि भाई a1 a2 के बराबर हो तो क्या होगा, है ना। तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि जो y है वो y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर होगा। ठीक है, हम यहां पर मान लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है आपस में। मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगला स्टेप क्या है कि जो ये चीज है ना यहां पर, ये यहां पर बन रही है इक्वेशन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये तो पता ही होगा आपको, बाय वाले बच्चों को भी पता होगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इसको यहां पर ओपन करते हैं, ये बात हमने एसी में भी पढ़ी थी ऐसी कुछ। a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस a2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा बेटा साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब a2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। इसको इतना करो जल्दी से, फिर अगला स्टेप करवाता हूं। जल्दी से इतना करो जरा। हमने क्या, दो वेव्स को जब इंटरेक्ट कराया तो कुछ ये इक्वेशन तैयार हो गई। इतना नोट डाउन करो जल्दी से। अब यहां पर ना यहां पर एक छोटा सा स्टेप करो। जो
साइन ओमेगा टी है और कोस ओमेगा टी, इसको तो एज इट इज रहने दो। जो ये फाई वाली टर्म्स इनको एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि जो ये a1 प्लस a2 कोस फाई है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए कॉस थीटा। सेम वे में जो a2 साइन फाई है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं a साइन थीटा। तो जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी a साइन थीटा साइन ओमेगा टी, सॉरी उल्टा लिख दिया, कोस थीटा आएगा ना यहाँ, तो a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई की जगह आ जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, a एम्पलीट्यूड, अंदर क्या बचा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा साइन थीटा कोस। क्या ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो अगर जरा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की, देखो साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिली या रिजल्टेंट वेव मिली, वो भी एक वेव इक्वेशन ही मिल रही है अगर हम देखें, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की फॉर्म में। यानी कि अगर दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज कर रही थी, एक वेव क्या थी a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी क्या थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे ये चेक करना था कि इनके सुपर इंपोजिशन से क्या कोई मुझे वेव मिलेगी या कुछ नहीं मिलेगा। तो जब मैंने इनको सुपर इंपोजिशन कराया तो देखो मुझे जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है वो क्या मिल रही है, देखो y की वैल्यू मुझे मिल रही है यहां पर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये क्या थी a1 साइन ओमेगा टी, ये क्या थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि हाँ, अगर मैं इनको सुपर इंपोजिशन करा रहा हूं तो मुझे एक नया एम्पलीट्यूड भी मिल रहा है कैपिटल ए, और एक मुझे नया एंगल भी मिल रहा है थीटा। तो इनको टकराने से, इनको सुपर इंपोज कराने से मुझे एक वेव इक्वेशन ही मिल रही है एंड में। इससे ये प्रूव हुआ। और जो ये कैपिटल ए है, ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की एम्पलीट्यूड क्या, कितना बड़ा, कम हुआ या ज्यादा हुआ, उसके लिए फिर अलग से एक्सप्रेशन है। अभी तो बस मैंने ये चेक करा है कि वेव्स को सुपर इंपोज कराने से मुझे एक वेव इक्वेशन ही मिलती है एंड में। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हमने सबसे पहले क्या किया, वेव इक्वेशन को फॉर्म किया। रिजल्टेंट वेव ये होगी, जब दो वेव्स टकराएगी तो रिजल्टेंट वेव ये होगी a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, स्टेप 1 इज कंप्लीटेड कि हमने रिजल्टेंट वेव इक्वेशन बनानी थी, बन गई है। स्टेप 2 लिखो जरा। स्टेप 2 ये है कि हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्या इक्वेशन होगी एम्पलीट्यूड की, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज योर सेकंड स्टेप। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो आपने यहां पर वैल्यूज ली थी, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो और ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। 1 और 2 इनकी स्क्वेयरिंग करो और एडिंग कर दो। राइट साइड में क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड में क्या है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दी, एडिंग कर दी, देखो क्या मिलता है यहां पर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। यहां पर क्या है, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सामने की तरफ क्या है, a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, जो कि क्या बना होता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल बना होता है। तो यानी कि यहां पर तो आपको मिल रहा है एम्पलीट्यूड a स्क्वायर। यहां पर देख अगर ध्यान से, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव है और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है। अगर a2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां पर भी बना जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। तो बचेगा क्या, a1 स्क्वायर, मैं स्टेप को करके दिखा देता हूं, प्लस a2 स्क्वायर, यहां पर क्या बेटा कोस स्क्वायर फाइव, इसके अंदर यहां पर क्या प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, है ना। तो सोल्व करके क्या बन रहा है, देख जो एम्पलीट्यूड आ रहा है a स्क्वायर वो किसके इक्वल आ रहा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव,
और अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो ये बन रहा है, देख। तो यानी कि जो एम्पलीट्यूड आता है दो वेव्स को टकराने से, वो उसकी इक्वेशन तैयार हो गई। और मैं आपको यही तो बता रहा था। अब देख यहां पर ये चीज मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि अगर दो वेव्स ऐसे टकरा रही है, ये रहा बेटा एम्पलीट्यूड A1, ये रहा बेटा एम्पलीट्यूड A2, दोनों के बीच में एंगल कितना, मेरे ख्याल से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। अगर मैं फाई को 0 डिग्री लूं, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि ये हमेशा क्या आएगा, A1 प्लस A2 आएगा। पुट करके देख जरा तो, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, देख फेज डिफरेंस 0 है ना। अगर दोनों के दोनों एक ही फेज में टकराए तो कितना बन जाएगा, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री को 1 लिख दूं, अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट खत्म। तो जो नया एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या मिल रहा है यहां से, A1 प्लस A2। यही तो बताया था मैंने, प्रूफ भी कर दिया देखो। तो दो वेव्स के टकराने से जो एम्पलीट्यूड बना, वो एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, ये जैसे कि हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन में निकालते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अगर यही वेव्स कुछ ऐसे इंटरेक्ट करती, एक वेव ये रही जी यहां पर, ये रहा A1 एम्पलीट्यूड, और दूसरी वेव कैसी है, दूसरी वेव ऐसी है जी नीचे की तरफ, ये क्या है A2। अब दोनों में मुझे पता है कि एंगल कितना है, फाई की वैल्यू कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री, और यहां पर क्या जाता फिर cos 180 डिग्री, यानी कि -1, और यही फॉर्मूला क्या बन जाता, देख A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 180 डिग्री, ये -1 हो जाता, और अंदर फॉर्मूला क्या तैयार होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट विल गिव यू एम्पलीट्यूड, यानी कि क्या बनता है A1 माइनस A2। यही तो आपको सिखाया था पहले ही। तो यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जैसे कि हमने कैलकुलेशन की थी। सो सेकंड स्टेप ये था कि एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन ड्राइव कर दो, कर दिया ड्राइव। जो दो हमने इक्वेशंस वहां पर ली थी उनको स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो और निकल गया एम्पलीट्यूड। ये रहा, बनाओ जरा इसको।